हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री। आज इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे रिसेप्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ड्रग्स। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रिसेप्टर्स ड्रग इंटरेक्शन। देखिए, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, और ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम प्रेजेंट है। यानी ब्रेन से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स से ब्रेन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है वो केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, केमिकल मैसेज की फॉर्म में होता है। और उस केमिकल मैसेज के कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटीनियस सबस्टेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनको बोला जाता है रिसेप्टर्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द प्रोटीनियस सबस्टेंसेस present in body for communication process। बॉडी के अंदर ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको चलाने के लिए बॉडी में कुछ प्रोटीनियस सबस्टेंसेस प्रेजेंट हैं। उन प्रोटीनियस सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। अब देखिए, रिसेप्टर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से देखना है। रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, हम जानते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम। सेल मेम्ब्रेन बनी है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। अब देखिए, जो रिसेप्टर्स हैं वो इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? ये हमारा रिसेप्टर है। रिसेप्टर का जो नैरो पार्ट है वो प्रेजेंट है आउटर साइड में। ये हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर में टू पार्ट्स हैं। जो नैरो पार्ट है वो आउटर साइड में मिलेगा, और जो ब्रॉडर पार्ट है वो मिलेगा इनसाइड ऑफ सेल। पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, बॉडी की कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बॉडी के अंदर जो प्रोटीनियस सबस्टेंस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रिसेप्टर। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड की दो लेयर दिख रही है हमें। अब रिसेप्टर कैसे प्रेजेंट है? नैरो पार्ट सेल के बाहर की साइड प्रोजेक्टेड रहेगा, और जो ब्रॉडर पार्ट है वो सेल के इनर साइड में प्रोजेक्टेड रहेगा। तो हम लिख सकते हैं receptors are present in cell membrane. The narrow part is projected outward and
broader part is projected towards inner side। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में जाएगी और उसका रिस्पॉन्स वापस बॉडी पार्ट से ब्रेन में आएगा। इस टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम को चलाने के लिए बॉडी में प्रेजेंट हैं प्रोटीनियस सबस्टेंसेस जिनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। अब आपको ध्यान रखना है जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं। कैसे प्रेजेंट हैं? जो नैरो पार्ट है वो आउटसाइड में प्रोजेक्टेड होगा और जो ब्रॉडर पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रोजेक्टेड होगा, यानी सेल के अंदर की साइड प्रोजेक्टेड होगा। अब देखिए रिसेप्टर्स कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट है, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन मैसेज का ट्रांसफर होगा और बॉडी पार्ट्स में न्यूरॉन से मसल में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा। हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन या बोल सकते हो मैसेज इज कम्युनिकेटेड बिटवीन न्यूरॉन and neuron and muscle in the form of chemical messenger। मान लीजिए ब्रेन को बॉडी पार्ट्स को कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई मैसेज देना है, तो ब्रेन क्या करेगा? एक केमिकल मैसेंजर को प्रोड्यूस करेगा, एक केमिकल सबस्टेंस को प्रोड्यूस करेगा। वो केमिकल सबस्टेंस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा और आखिर में न्यूरॉन से मसल के अंदर जाएगा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए रिसेप्टर्स के थ्रू। देखिए कैसे सेल के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी। ब्रेन ने क्या किया? एक केमिकल मैसेंजर को प्रोड्यूस किया, एक केमिकल सबस्टेंस को प्रोड्यूस किया। अब वो इंफॉर्मेशन सेल के अंदर कैसे ट्रांसफर होगी ये देखिए। हमने बताया रिसेप्टर का नैरो पार्ट बाहर की साइड है और ब्रॉडर पार्ट अंदर की साइड है। वो केमिकल मैसेज आएगा, वो केमिकल सबस्टेंस आया, वो केमिकल सबस्टेंस क्या करेगा? इस नैरो पार्ट के साथ जुड़ेगा। ये जो हमारा केमिकल सबस्टेंस है, केमिकल मैसेंजर है, ये क्या करेगा? रिसेप्टर के नैरो पार्ट के साथ जुड़ेगा। ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, फिर ये इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर करे? हमें ध्यान रखना है जो केमिकल मैसेंजर है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो बिना सेल के अंदर एंटर किए वो मैसेज को सेल के इनर साइड में कैसे भेजेगा? ये देखिए केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर के नैरो पार्ट से बाइंड हो जाएगा और जैसे ही केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर के नैरो पार्ट से बाइंड होगा इस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखिए जो ब्रॉडर पार्ट है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया और स्ट्रक्चर चेंज होने से मैसेज सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया। आप बोल सकते हो डिफरेंट मैसेज के लिए डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे और डिफरेंट केमिकल्स रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को डिफरेंटली चेंज करेंगे। हर एक केमिकल से स्ट्रक्चर अलग ढंग से चेंज होगा और वो जो स्ट्रक्चर चेंज होगा उससे सेल के अंदर मैसेज प्रोड्यूस होगा, यानी वो मैसेज बाहर से अंदर ट्रांसफर हो जाएगा।
कैसे? रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज होने से। और हमें ध्यान रखना है केमिकल मैसेंजर सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए जो न्यूरॉन से न्यूरॉन या न्यूरॉन से मसल के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है वो केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में होता है। अब हमें ध्यान रखना है केमिकल मैसेंजर सेल के पास आया, लेकिन केमिकल मैसेंजर सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कैसे होगा? केमिकल मैसेंजर क्या करेगा? नैरो पार्ट से बाइंड कर लेगा, और जैसे ही केमिकल मैसेंजर नैरो पार्ट से बाइंड करेगा, इस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ब्रॉडर पार्ट की साइड से। अब ब्रॉडर पार्ट कहाँ? सेल के अंदर है, और स्ट्रक्चर चेंज होने से वो जो मैसेज इसके अंदर था वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिंपली ध्यान रखना है केमिकल मैसेंजर नैरो पार्ट से जुड़ेगा, और नैरो पार्ट से जुड़ने से प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ब्रॉडर पार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उससे मैसेज का ट्रांसफर होगा। अब अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए ब्रेन अलग अलग केमिकल मैसेंजर भेजेगा। अलग केमिकल मैसेंजर से हर बार स्ट्रक्चर अलग ढंग से चेंज होगा, जिससे अलग अलग मैसेज सेल के अंदर ट्रांसफर होते रहेंगे। अब देखिए रिसेप्टर्स ड्रग इंटरेक्शन, यानी जो ड्रग्स हैं वो रिसेप्टर की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती हैं, ये हमें समझना है। फर्स्ट टाइप की ड्रग्स होती हैं एंटेगोनिस्ट ड्रग्स। एंटेगोनिस्ट ड्रग्स, देखिए एंटेगोनिस्ट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के नेचुरल कम्युनिकेशन को बंद कर देती हैं। हम सिंपली बोल सकते हैं विच बाइंड्स विद रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक्स natural communication of body. These are required when inhibition of communication is नीडेड। ध्यान से समझिए, मान लीजिए हमें बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करना है, या किसी बॉडी पार्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करना है। क्यों करते हैं? मान लीजिए हमें किसी बॉडी पार्ट की सर्जरी करनी है। आप सभी जानते हैं सर्जरी करने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, या तो बेहोश कर देते हैं या उस बॉडी पार्ट को सुन्न बना देते हैं। हम बोलते हैं एनेस्थीसिया दिया गया है। एक बॉडी पार्ट को सुन्न करेंगे तो हम बोलेंगे लोकल एनेस्थीसिया है, यानी सिर्फ उस पार्ट को हमें सुन्न करना है। तो देखिए अब एनेस्थीसिया कैसे फंक्शन करता है। उस एनेस्थीसिया के अंदर एंटेगोनिस्ट ड्रग्स होती हैं। अब वो बॉडी पार्ट्स को सुन्न कैसे करेंगी? जो एंटेगोनिस्ट ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी? नैरो पार्ट के साथ जाके बाइंड हो जाएंगी, और जो ड्रग्स हैं जब वो नैरो पार्ट के साथ जाके बाइंड होंगी, जो ड्रग्स हैं वो नैरो पार्ट के साथ जाके बाइंड हो जाएंगी, और जब ड्रग्स नैरो पार्ट के साथ जाके बाइंड होंगी तो इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देंगी, इसके साथ परमानेंट बॉन्ड बना लेंगी। अब आपका केमिकल मैसेंजर आएगा और उसको नैरो पार्ट के ऊपर कोई खाली जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो केमिकल मैसेंजर है वो सेल के बाहर घूमता रहेगा, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो आप बोलोगे आपका जो बॉडी पार्ट है वो सुन्न हो चुका है। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे? एंटेगोनिस्ट ड्रग्स। अब देखिए एंटेगोनिस्ट ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेंगी
और नेचुरल कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे। ये तब यूज़ होती हैं जब बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करना ज़रूरी होता है, जैसे सर्जरी के टाइम होता है, एनेस्थीसिया। देखें उन ड्रग्स को क्या बोलते हैं? एंटेगोनिस्ट ड्रग्स। सेकेंड टाइप की ड्रग्स हैं एगोनिस्ट ड्रग्स। एगोनिस्ट का मतलब होता है मिमिक करना। कोई भी पर्सन भी एगोनिस्ट हो सकता है। एगोनिस्ट का मतलब जो मिमिक्री करता है। अब एगोनिस्ट ड्रग्स क्या करेंगी? ये ड्रग्स क्या करेंगी? डुप्लीकेट मैसेज प्रोड्यूस करेंगी और डुप्लीकेट मैसेज प्रोड्यूस करके कम्युनिकेशन सिस्टम को स्विच ऑन करेंगी। जैसे एगोनिस्ट ने कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक किया था, ये कम्युनिकेशन सिस्टम को शुरू करेंगी। देखिए कैसे। मान लीजिए बॉडी का कोई भी पार्ट पैरालाइज्ड हो गया, पैरालिसिस होगी। पैरालिसिस का मतलब है उस बॉडी पार्ट में ना तो कोई सिग्नल जा रहा है और ना वहाँ से कोई भी सिग्नल वापस आ रहा है, तो हम बोलेंगे बॉडी पार्ट इनएक्टिव हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। रीज़न क्या है? ब्रेन वहाँ तक केमिकल मैसेंजर नहीं भेज पा रहा है और वो बॉडी पार्ट भी ब्रेन तक वापस केमिकल मैसेज नहीं भेज पा रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा? कुछ ड्रग्स का इनटेक करेंगे। वो ड्रग्स क्या करेंगे? बिना ब्रेन के कहे कुछ मैसेज प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और वो मैसेज सेल के अंदर एंटर करेंगे और आपका बॉडी पार्ट वर्क करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब इन ड्रग्स ने क्या किया? अपने पास से मैसेज प्रोड्यूस कर दिए बिना ब्रेन की हेल्प से, जिससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू हो गया। इन ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे? एगोनिस्ट ड्रग्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? विच प्रोड्यूसेस डुप्लीकेट मैसेज फॉर communication. These are required when initiation of communication system is needed. यानी जब बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करना ज़रूरी हो, जब ब्रेन कम्युनिकेशन ना चला पाए, तो कम्युनिकेशन को शुरू करने के लिए कुछ ड्रग्स का इंटेक करना पड़ेगा जो ब्रेन की तरह डुप्लीकेट मैसेज प्रोड्यूस करेंगे। डुप्लीकेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्रेन जो प्रोड्यूस करता है वो ओरिजिनल मैसेज होते हैं और ड्रग्स जो प्रोड्यूस करेगी वो ब्रेन जैसे होंगे लेकिन वो मैसेज ब्रेन से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, इसलिए हम उनको डुप्लीकेट मैसेज बोलेंगे और उनको शुरू करने के लिए हम यूज़ करेंगे एगोनिस्ट ड्रग्स। तो इस तरह से बॉडी के रिसेप्टर काम करते हैं और इस ढंग से जो ड्रग्स हैं वो रिसेप्टर को इंटरेक्ट करती हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर ड्रग इंटरेक्शन। टॉपिक है एंटी-एसिड्स। देखिए एंटी-एसिड्स वो ड्रग्स होती हैं या वो केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं जो स्टमक के अंदर हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। मान लीजिए किसी भी रीजन से स्टमक के अंदर हाइपर एसिडिटी प्रोड्यूस हो गई है, यानी ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो चुका है, तो उस हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ड्रग्स का, कुछ केमिकल सबस्टेंसेस का इनटेक करेंगे। उन केमिकल सबस्टेंसेस को बोलेंगे एंटी-एसिड्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे? These are the chemical substances which are required to neutralize the hyperacidity
द हाइपर एसिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। मान लीजिए स्टमक के अंदर हाइपर एसिडिटी हो चुकी है, ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो चुका है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ड्रग्स का इंटेक किया जाएगा, कुछ केमिकल सबस्टेंसेस का इंटेक किया जाएगा। उन केमिकल सबस्टेंसेस को बोलेंगे एंटासिड्स। तो वेरी सिंपल, जो सबस्टेंस स्टमक की हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे उनको हम बोलेंगे एंटासिड्स। एग्जाम्पल देखिए, हमें लेने पड़ेंगे बेसिक सबस्टेंस, तो हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके अलावा मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो बेसिक सबस्टेंस लेने पड़ेंगे। तो पहला एग्जांपल बना सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा बना मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमें ध्यान रखना है मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेटर एंटासिड्स देन सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा पॉइंट है, जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसे हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से या किसी भी दूसरे एंटासिड से बेटर एंटासिड होते हैं। ये रीजन आपको बताना है। देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड बेटर क्यों है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके स्टमक में हाइपर एसिडिटी है, हम क्या करेंगे, एंटासिड का इनटेक करेंगे और वो एंटासिड होगा बेसिक सबस्टेंस। अब वो एंटासिड क्या करेगा, हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी जो आपका पीएच है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहेगा। अब देखिए अब यहां एक कंडीशन है, जो एंटासिड है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होने चाहिए। वो स्टमक में जो वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर डिजोल्व नहीं होने चाहिए। उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए मान लीजिए आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का इंटेक कर लिया हाइपर एसिडिटी में। सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर में सोल्यूबल है, बेसिक सबस्टेंस है, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। अब क्या करेगा, एक बार तो इस हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा, हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा, आपको बेटर फील होगा। लेकिन फिर क्या करेगा, अगर थोड़ा सा भी एक्सेस में चला गया स्टमक के अंदर तो ये क्या करेगा, आपका जो पीएच है उसको एल्कलाइन बना देगा। देखिए एसिडिक से तो इसने क्या किया, एसिडिटी थी, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया तो हाइपर एसिडिटी को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, थोड़ा टाइम तक तो आराम आ गया। उसके बाद क्या किया, पीएच को एल्कलाइन बना दिया, और जैसे स्टमक में पीएच बेसिक होगा, एल्कलाइन होगा, स्टमक क्या करेगा, मोर एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, यानी प्रॉब्लम पहले से भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मेटल हाइड्रोक्साइड यूज करने चाहिए। मेटल हाइड्रोक्साइड का बेनिफिट क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन ये स्टमक के वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए जो पीएच है उसको दोबारा एल्कलाइन नहीं बनाएंगे, पीएच यहीं रुक जाएगा। अब पीएच बेसिक नहीं बनेगा तो स्टमक दोबारा एसिड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिर रिपीट कर रहा हूं,
आपके स्टमक में हाइपर एसिडिटी है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको इनटेक करना पड़ेगा एंटासिड का। एंटासिड होते हैं बेसिक सब्सटेंस, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसे एंटासिड यूज करने हैं जो एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर दें और दोबारा बेसिक पीएच ना प्रोड्यूस करें। जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करेंगे, हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन ये एक्सेस में भी अगर चले गए स्टमक के अंदर तो ये डिजोल्व नहीं होंगे, जिससे आपका पीएच बेसिक नहीं बनेगा, न्यूट्रल पे ही रहेगा। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट का इंटेक करने से क्या होगा, पहले तो वो क्या करेगा, हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, थोड़ा टाइम के लिए आराम आ गया। फिर क्या करेगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट बच गया स्टमक में, वो स्टमक के वाटर में डिजोल्व होकर पीएच को दोबारा क्या बना देगा, एसिड से न्यूट्रल, और न्यूट्रल से और बढ़ गया पीएच। पीएच बढ़ने से 7 से ऊपर चला गया, और 7 से ऊपर पीएच जाता है तो बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया। और स्टमक में बेसिक पीएच होने से स्टमक अपने आप फिर एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी पहले से भी ज़्यादा एसिड आपके स्टमक में प्रोड्यूस हो गया, तो इसलिए हाइपर एसिडिटी फिर आ जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो वाटर में इनसोल्यूबल है, इसलिए वो बेटर एंटासिड होते हैं बाकी सभी केमिकल एंटासिड के कंपैरिजन में। तो ऐसा एंटासिड यूज़ करना है जो स्टमक में वाटर के अंदर इनसोल्यूबल। अब एक थर्ड पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, केमिकल हिस्टेमाइंस। देखिए हमारी बॉडी में हिस्टेमाइन के कारण एलर्जी आती है, जिसकी बात आगे करेंगे हम, लेकिन आपको ध्यान रखना है केमिकल हिस्टेमाइन जो होते हैं प्रोड्यूसेस पेप्सिन एंड HCl acids in stomach which causes ulcer, which causes ulcer. These histamines are prevented by using ड्रग्स। एग्जाम्पल याद रखना है, साइमेटिडीन, रेनिटिडीन, इसको टेगामेट बोलते हैं और इसको जेंटेक बोलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जो साइमेटिडीन और रेनिटिडीन है ये किस टाइप की ड्रग्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये हिस्टेमाइन के प्रोडक्शन को रोकती हैं, इसलिए एंटी हिस्टेमाइन भी बोल सकते हो, एंटी हिस्टेमाइंस नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। और दूसरा ध्यान रखना है ये पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी रोकती हैं, जिससे अल्सर की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। और एसिड को रोकने वाला, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटासिड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये जो ड्रग्स हैं ये एंटी हिस्टेमाइन भी हैं और एंटासिड भी हैं, लेकिन दोनों में से अगर एक सेलेक्ट करना हो तो आप मार्क करोगे एंटासिड पे। पहले ये एंटासिड माने जाते हैं, दूसरे नंबर पे एंटी हिस्टेमाइन। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो एंटासिड पे मार्क करोगे, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो दोनों लिखोगे। ये एंटासिड भी हैं क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं और अल्सर को रोकती हैं, और दूसरा ये हिस्टेमाइन केमिकल के प्रोडक्शन को रोकती हैं, इसलिए एंटी हिस्टेमाइन भी हैं। तो सब्जेक्टिव में दोनों लिखोगे, दीज आर एंटासिड्स एज वेल एज एंटी हिस्टेमाइंस। टॉपिक है एंटी हिस्टेमाइंस। देखिए हमें ध्यान रखना है हमारी बॉडी में जितने भी एलर्जिक
रिएक्शन होते हैं। हमारी बॉडी में जितने टाइप की एलर्जी प्रोड्यूस होती है उन सभी के लिए कुछ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उन केमिकल्स को बोलते हैं हिस्टेमाइंस, और उन हिस्टेमाइंस के प्रोडक्शन को रोकने के लिए जिन ड्रग्स का इंटेक किया जाता है उन ड्रग्स को बोलते हैं एंटी हिस्टेमाइंस। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द ड्रग्स, ये हम बोल सकते हैं केमिकल सबस्टेंसेस। These are the chemical substances which are required to prevent the production of histamines chemicals in body। जो केमिकल सबस्टेंस बॉडी के अंदर हिस्टेमाइन केमिकल्स का प्रोडक्शन रोकेंगे उन केमिकल सबस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एंटी हिस्टेमाइंस बोलते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये जो हिस्टेमाइन है ये बॉडी के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दीज हिस्टेमाइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एलर्जिक रिएक्शंस इन बॉडी। तो हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी में जितनी भी एलर्जी प्रोड्यूस होती हैं वो हिस्टेमाइन के कारण होती हैं। बॉडी में हिस्टेमाइन केमिकल प्रोड्यूस होते हैं और वो बॉडी में एलर्जी कोज करते हैं। अब उन हिस्टेमाइन को रोकने के लिए एंटी हिस्टेमाइन केमिकल का इंटेक करना पड़ेगा। उन एंटी हिस्टेमाइन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी हिस्टेमाइंस। तो सिंपली फिर रिपीट कर रहा हूँ, बॉडी के एलर्जिक रिएक्शन हिस्टेमाइन के कारण, और हिस्टेमाइन को रोकने के लिए कुछ केमिकल का इंटेक करेंगे जिनको हम बोलेंगे एंटी हिस्टेमाइंस। एग्जाम्पल देखिए, ब्रोम फेनिरेमिन, और दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है सेल्डेन। ये दोनों केमिकल एंटी हिस्टेमाइन है, यानी इनका इंटेक करेंगे तो बॉडी हिस्टेमाइन प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, और हिस्टेमाइन प्रोड्यूस होना बंद हो गया तो एलर्जी खत्म हो जाएगी बॉडी से। अब देखिए, आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो हिस्टेमाइंस हैं, हिस्टेमाइंस जो हैं एलर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं, साथ में वेसोडाइलेटर भी होते हैं। जो ब्लड वेसल होते हैं उनको रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं, वो ब्रॉड हो जाते हैं। अब देखिए, अब ब्लड वेसल नैरो से ब्रॉड हो जाएंगे तो क्या होगा? जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हिस्टेमाइंस आल्सो acts as vasodilators, that is these broadens blood vessels which disturb blood pressure। यानी हिस्टेमाइन के कारण एलर्जी तो होती है, साथ में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बॉडी में शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड वेसल को रिलैक्स कर देते हैं। अब ब्लड वेसल ब्रॉड हो जाएंगे, अब ब्लड तो उतना ही है, अब वो क्या करेगा? उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इनको वेसो डायलेटर्स। एक और ध्यान रखना है, हिस्टेमाइंस
are also responsible for nasal congestion due to cold and pollen एलर्जी। देखिए हम कई बार बोलते हैं नेजल कंजेशन हो जाता है, हम बोलते हैं कि कोल्ड से एलर्जी है, ठंड से एलर्जी है, या हम बोलते हैं पोलन ग्रेन से एलर्जी है, या हम बोलते हैं डस्ट से एलर्जी है, इसलिए हमें स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, छींक आना शुरू हो जाती है, नेजल कंजेशन होता है। एक्चुअल में वो भी हिस्टेमाइन के कारण है, क्योंकि जब वो पोलन बॉडी में एंटर करते हैं या कोल्ड के कारण बॉडी हिस्टेमाइन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और हिस्टेमाइन के कारण ये नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम बोल सकते हैं बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के एलर्जी है सभी के लिए एक ही टाइप के केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है, जिनको बोलते हैं हिस्टेमाइंस। और उन हिस्टेमाइंस को रोकने के लिए जिन ड्रग्स का इंटेक करना पड़ेगा उनको बोलेंगे एंटी हिस्टेमाइंस। और एग्जांपल ध्यान रखना है, ब्रोमफेनिरामिन एंड सेल्डेन। और उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, वैसो डायलेटर्स की तरह। तो आपकी सेकेंड टाइप की ड्रग्स थी एंटी हिस्टेमाइंस।